नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची भक्ति कथा में। मित्रों, आज की जो कहानी है वह बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी एक नाग और नागिन की है। मित्रों, ये कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनता है उसके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है और वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता। सांप के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे कि सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास एक नागमणि होती है, और जिस सांप के पास नागमणि होती है मित्रों, उस सांप को इच्छाधारी नाग कहा जाता है। जो इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं वह सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। वो हर काम कर सकते हैं जो नामुमकिन होता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक किसान था। वो रोज अपने खेत में जाया करता था, काम करने के लिए जाया करता था। वो किसान एक दिन अपने खेत को जोतने के लिए 2 बैलों की जोड़ी को लेकर जाता है। उस किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत के अंदर बैलों की सहायता से उस खेत को जोत दिया था। मित्रों, अब उस खेत के कुछ कोने बचे हुए थे जिनमें हल नहीं पहुंच पाया। अब किसान जो खेत के कोने बचे हुए थे और खेत के कोनों को खोदने लग जाता है। किसान खेत के 3 कोने खोद देता है। जब चौथे कोने में किसान जाता है तो वहां पे दीमक जो बाम्बी बनाती है वो एक छोटी सी बाम्बी थी। उस बाम्बी में सांप रहा करते थे। अब वो किसान उस बाम्बी को भी खोदने लग जाता है। मित्रों, अब जैसे ही किसान खुदाली से उस बाम्बी पे मारता है वो बाम्बी खुल जाती है, और बाम्बी खुदने के बाद एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, अब उस सांप के 2 टुकड़ों को देखकर वो किसान बड़ा ही दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। किसान अपने मन ही मन बहुत ही पश्चाताप करता है। मित्रों, जब किसान उन दोनों सांपों के टुकड़ों को दूर हटाता है और गौर से देखता है तो वो खुदी हुई बाम्बी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा भी था। ये देखकर किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सांप का जो बच्चा है ये इसी सांप का है, लेकिन यह सांप तो मर चुका है, कट गया है, 2 भागों में बट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? यही सोचकर वो किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे को इसका पिता का साया मेरी वजह से हटा है, इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह ही लालन पालन करूंगा और इस बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूंगा। यही सोचकर वो किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर लाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं अपने घर लेकर आया हूँ और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति ही करेंगे। मित्रों, उस किसान के एक छोटा बच्चा भी था जो बहुत ही छोटा था। अब किसान की पत्नी भी किसान की बात को मान लेती है। वो भी बहुत भोलेपन की थी, बहुत सीधी थी। तो जैसे किसान कहता तो किसान की पत्नी मान लेती और अपने पति से कहने लगती कि ठीक है पिया जी, एक तो हमारा समय का पुत्र है, दूसरा ये सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे, हमारे पुत्र की भांति इसको रखेंगे। जिस वक्त किसान के हाथों सांप मारा गया था उस वक्त उस बाम्बी के अंदर वो सांप था और उस सांप का बच्चा था। नागिन उस बाम्बी के अंदर नहीं थी। जब किसान उस सांप के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है तो पीछे से वो नागिन उस बाम्बी पे आती है। मित्रों, वो नागिन देखती है कि उसका पति सांप 2 टुकड़ों में बटा हुआ है और मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर नागिन बड़ी दुखी होती है, विलाप करती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। अब वो नागिन उस बाम्बी के अंदर घुसती है और अपने बच्चे की तलाश करती है, तो उस नागिन को उसका बच्चा भी नहीं मिलता है। अब वो नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है, विलाप करती है, क्योंकि उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मारा गया और दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब वो नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है
उसी ने शायद मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यही सोचकर नागिन खूब जोर जोर से रोती है, लेकिन नहीं तो उसका पति जीवित होता है और ना ही उसका पुत्र मिल पाता है। मित्रों, अब अंत में जाकर के नागिन भी अपने पति की मरी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है, और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह की करती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है, उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिज्ञा नागिन ले लेती है। अब वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेतों में जाता है और बची हुई जमीन को उसी कुदाल से खोदने लग जाता है। अब जैसे ही किसान खेत में पहुंचता है और जमीन को उसी कुदाल से खोदने लग जाता है जिस कुदाल से सांप की मृत्यु हुई थी, तो उस कुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था। अब नागिन भी उस दिन उस बामी पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। जैसे ही किसान उस कुदाल को लेकर के और जमीन खोदने लगता है, तो उस नागिन की नजर उस कुदाल पर चली जाती है और कुदाल को देखती है कि उस पर तो खून लगा हुआ है। कुदाल पर लगे खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि ये वही किसान है जिसने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है। अब नागिन को ये पता चल जाता है कि उसका पुत्र और उसके पति का कातिल कौन है। मित्रों, अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी, एक एक को गिन गिन के मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की एक रणनीति नागिन बना लेती है। अब जैसे ही वो किसान शाम के वक्त खेतों में से काम बंद करके अपने घर की तरफ लौटता है, तो उस किसान के पीछे पीछे वो नागिन भी किसान के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब जैसे ही किसान अपने घर के अंदर जाता है, तो फिर नागिन भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है, किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर ही रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पे भी जगह नहीं नजर आती है। मित्रों, अब नागिन पास में पड़े कूड़े के कचरे में घुस के बैठ जाती है और इंतजार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे खोलेगा, कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूं। कुछ ही देर बाद फिर से किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम करने के लिए घर से बाहर चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर के अंदर जाती है, तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नागिन को दिखाई देता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि क्यों न इस किसान के पुत्र को ही सबसे पहले खत्म करूं, ताकि इसको ये पता चले कि पुत्र वियोग क्या होता है। यही सोचकर वो नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है और पालने पे चढ़ करके किसान के पुत्र को डस जाती है। और मित्रों, किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है, तो किसान की नजर नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। ये देखकर किसान अपने मन ही मन सोचने लगा कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी, ये उसी की नागिन है और ये मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब है इसने मेरे पुत्र को जरूर कोई नुकसान पहुंचाया होगा। यह सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भागता है। तभी किसान की पत्नी भी वहां आ जाती है और वो भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है, इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया है। मित्रों, किसान की पत्नी भी अब अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ते हैं और अपने पुत्र को जाकर के देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। दोनों पति पत्नी, किसान और किसान की पत्नी, चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते हैं कि किसी राज्य वैद्य से इसका उपचार करवा दें, लेकिन अब रात्रि के वक्त कोई राजवैद्य भी नहीं मिलता है। मित्रों, उस जमाने में कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वेद हुआ करते थे। अब कुछ ही देर में किसान के पुत्र को जहर चढ़ जाता है और जैसे जैसे जहर चढ़ता जाता है, तो किसान के पुत्र के मुंह से झाग निकलने लगते हैं।
पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण निकल जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है। मित्रों, अंततः किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है और अपने दिल पे एक पत्थर मार के विश्वास करता है और सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसने अपने पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास है उसको हम हमारे पुत्र की भांति ही लालन पालन करेंगे। मित्रों, अब वो किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखने लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसी को ही अपना पुत्र मान लेते हैं। मित्रों, कुछ ही दिन निकलने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में आ जाती है। अब की बार नागिन सोच के आती है कि इस बार मैं किसान को ही खत्म करूंगी, जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है। आज मैं उसी को डसने वाली हूँ। यही सोचकर नागिन किसान के घर में फिर से प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से पिला रहे हैं। पुत्र पुत्र कहकर के नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देखकर नागिन बड़ी चकित हो जाती है, बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि ये तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जने एक पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। यह देखकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने मन ही मन में गिलानी करने लगती है। सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी तो बड़े ही दयालु थे, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे थे। इस नजारे को देखकर नागिन रोने लगती है, अपनी आंखों से आंसू बहाती है और अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। मित्रों, अब नागिन किसान के घर से वापस निकल के जाती है और अपने पति की मृतक शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि पिया जी, मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है किसान से आपकी मृत्यु किसी जाने अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने तो जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे बहुत बड़ी गिलानी हो रही है। और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। मित्रों, अब नागिन बड़ा पश्चाताप करती है, रोती है, चिल्लाती है और अपनी ही करनी पर पश्चाताप करती है। अब 1-2 दिन बाद फिर से वो नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बार ये सोच करके जाती है वास्तव में वो किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर वैसे ही कोई ड्रामा कर रहे हैं। तो फिर वो जाकर देखती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बात कर रहे थे कि हमारे तो कोई पुत्र है नहीं, हमारे एक पुत्र था, वो भी खत्म हो गया है। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ ये नागिन का बच्चा है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे हम और हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और नागिन को यह संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। मित्रों, अब वो नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को खत्म किया है और इसका पश्चाताप करने के लिए नागिन दौड़ी दौड़ी शिवजी के मंदिर में जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। और मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं और जब नाग नागिन दिल से यदि भोलेनाथ से कुछ भी चीज मांगते हैं, देवादिदेव महादेव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। मित्रों, अब वो नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है, भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देती है। अब वो नागिन भोलेनाथ से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि प्रभु, मैंने जो जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है और अब मैं यह चाहती हूँ कि उस किसान को किसी भी तरीके से एक पुत्र की प्राप्ति हो। उस नागिन की पुकार भोलेनाथ को सुन जाती है और भोलेनाथ उनकी पुकार सुन लेते हैं।
कुछ दिनों बाद में एक पंडित और एक पंडितानी एक छोटी सी नवजात बालक को लेकर के दौड़े दौड़े हुए हाँफते हुए उस किसान के घर को जाते हैं और किसान से आकर के कहते हैं कि भैया हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं और वो लोग हमारे पुत्र को मार देंगे और हमको भी मार देंगे, इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। मित्रों, यह कहकर पंडित और पंडितानी दोनों अपने पुत्र को किसान की गोद में थमा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मित्रों, किसान और किसान की पत्नी पंडित और पंडितानी की पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। अब दूसरे दिन जैसे ही किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसके खेतों में पंडित और पंडितानी दोनों मरे पड़े थे। यह देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस पंडित पंडितानी ने हमें पुत्र दिया था वो लोग तो यहाँ मरे पड़े हैं। अब वो किसान पंडित और पंडितानी का दाह संस्कार करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद किसान और किसान के घर वाली पंडित के पुत्र का लालन पालन भी करते हैं और उसका अपना ही पुत्र मानते हैं। मित्रों, अब किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा था, यानी सांप के पुत्र को भी खिला रहा था और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती है और यह नजारा देखकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तविकता में ही धर्मात्मा आदमी है, पुण्य आत्मा है। यही सोचकर नागिन वहां से वापस लौटने लगती है, लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में ख्याल आता है कि अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है। मित्रों, उस नागिन के पास में एक नागमणि थी। अब वो नागिन धीरे धीरे किसान के पास जाती है और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण कर लेती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूँ, इस चीज को तुम संभाल कर रखना और ये चीज तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए। कभी भी किसी को मत देना, भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। मित्रों, तब वो नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। अब वो किसान समझ जाता है कि ये वही नागिन है और अपने पुत्र को सहलाती है। अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है, किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है यह एक दुष्ट प्रजाति में गिनती आती है, इसलिए मेरे पुत्र पे इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, ये बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलत करता है, तुम्हारे पास मेरी नागमणि है। जब भी मेरा पुत्र किसी को यदि गलती से डस भी लेता है तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग डसता है, तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। मित्रों, यह कहकर नागिन वापस किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन दोनों का भी दाह संस्कार करते हैं। उसके बाद किसान पंडित के पुत्र और नागिन का पुत्र यानी नाग दोनों को अपना पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। मित्रों, कुछ समय निकलने के बाद वो आदमी भगवान की भक्ति करने लग जाता है, भोलेनाथ की भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। मित्रों, अब वो नागिन का पुत्र भी कभी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास आता, यानी किसान के घर आता। इस तरीके से उसका जीवन व्यतीत होने लगा। उस किसान के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। वो किसान हमेशा अपने धर्म पुण्य में विश्वास रखता था। तो मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह छोटी सी जो कहानी है आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट तुरंत मिलती रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।